टॉपिक है दैट इज हॉलबर्ग एंड लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसने हमने पढ़ने की जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसको बदल दिया है। क्योंकि जो लाइट है, लाइट में हम पहले पढ़ते थे कि लाइट के पास क्या होता है, कॉर्पस्कुलर नेचर होता है। कॉर्पस्कुलर नेचर से हमने लाइट में फिनोमेनास कुछ एक्सप्लेन किए, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और इसके बाद कुछ और फिनोमेनास थे जिनको वेव लाइट के पार्टिकल नेचर ने एक्सप्लेन नहीं किया, और उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया है जब हमने लाइट का कौन सा नेचर लिया है, वेव नेचर लिया है। तो हाइजन ने कहा कि जो लाइट है, लाइट वेव्स के फॉर्म में चलती है, और हमने वहां से एक्सप्लेन किया है कि व्हाई लाइट बेंड्स एट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, लाइट डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन को हमने एक्सप्लेन किया। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट से, थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट से हमने एक्सप्लेन किया है कि लाइट जो है, लाइट पार्टिकल्स की नहीं बनी हुई, लाइट वेव्स की बनी हुई, और हमने इंटरफेरेंस का फिनोमेना देखा। इसके बाद पोलराइजेशन को हमने देखा। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, उसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो गई हैं वेव थ्योरी से। तो हमने कहा था कि जो लाइट है, लाइट पार्टिकल्स के से नहीं बनी है, बल्कि लाइट वेव्स के फॉर्म में चलती है। अब जो ये वेव है ना, वेव्स के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि वेव्स के पास वेवलेंथ होती है, वेव्स के पास फ्रीक्वेंसी होती है, वेव्स जब चलते हैं तो वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है, वेव्स में सुपरपोजिशन होता है, और इसी तरह मैटर जो है, मैटर के पास भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और मैटर का जो रिप्रेजेंटेटिव हम मानते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, या मैटर के पास मास होता है, एनर्जी होती है। अब मास अगर होता है, जब ये चलता है तो इसके साथ एसोसिएट मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स को ये फोर्स लगाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन से। और जब एडवांसमेंट हुई ना फिजिक्स में, तो आइंस्टाइन और बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने कहा कि जो लाइट है, ये जो मैटर और रेडिएशन है, ये नेचर में दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये एक ही चीज है। उन्होंने कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर के पास होती हैं, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स किसके पास भी होती हैं, वेव्स के पास होती हैं, या वेव के पास जो रेडिएशन के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वही मैटर के पास भी। अब कैसे उन्होंने कहा कि जो लाइट है ना, या वेव्स जो होती हैं पैकेट्स में चलती है, या जो लाइट है वो पैकेट्स में चलती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अब उसी नेचर से, या क्वांटम थ्योरी को, या मॉडर्न फिजिक्स में हमने पैकेट थ्योरी, या जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी को यूज करके हमने कहा कि जो लाइट है, लाइट एक फिनोमेना दिखाती है कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कहते हैं कि जो लाइट है, ये फोटॉन्स के फॉर्म में चलती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती है फ्रॉम द मेटल सरफेस, और इस इफेक्ट को हमने नाम क्या दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा कि लाइट जो है, जब हम इसकी इंटेंसिटी को बदलते हैं, जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं, तो हम इसका इफेक्ट देखते हैं ऑन द करंट। किस पे, करंट पे इसका इफेक्ट हम देखते हैं। अब वही जो करंट पे लाइट के इंटेंसिटी का इफेक्ट है, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट है, क्या वो वैसा ही है जैसा हम वेव्स में कहते हैं? तो आंसर है वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो वेव थ्योरी के हिसाब से वो डिफरेंट है। समझने की कोशिश कर, क्योंकि वेव्स में हम कहते हैं कि अगर मुझे एम्पलीट्यूड को बढ़ा, अगर मैंने एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया है, अगर मुझे इंटेंसिटी को बढ़ाना है, तो मुझे एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है। क्या यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बदलने से क्या वही चीजें होती हैं जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी, वेव थ्योरी के हिसाब से जो होनी चाहिए थी? तो यहाँ पे वो सब कुछ नहीं हो गया है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द वेव थ्योरी। अगर वो सब कुछ नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, वेव थ्योरी, और ये वेव थ्योरी पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब लाइट जो है ना, लाइट के साथ कुछ टर्म्स हम रिलेट करते हैं, या कुछ टर्म्स हम लाइट में पढ़ते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। पहले हम उन टर्म्स को अच्छी तरह समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, या इंटेंसिटी को अगर मुझे बदलना है, कैसे बदल दूंगा, फ्रीक्वेंसी को बदलने से क्या हो जाएगा, लाइट में क्या हो जाएगा। तो पहले हम वो चीजें डिस्कस करते हैं। पहले अगर हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, अगर मैंने यहां से एक वेव को लिया है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सोर्स लिया है, सोर्स वन, सोर्स वन से मैंने एक वेव को लिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज द वेव जनरेटेड फ्रॉम द वेव सोर्स वन। ये वेव है एक सोर्स से, और दूसरे सोर्स से भी मैंने एक वेव को लिया है, ये मान लो ये दूसरे सोर्स से जनरेट होने वाली वेव। अब ये वाली जो वेव और ये वाली जो वेव है, अगर मैं इसमें कहूंगा फॉर एग्जांपल, मान लो इसका एम्पलीट्यूड ऐसा है,
तो ये वेव 1। इस वेव का मेन पोजीशन से यहां तक की जो ये डिस्टेंस होती है, तो इसको हम नाम देते हैं दिस इज द एम्पलीट्यूड। मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए है और इस वाले का एम्पलीट्यूड जो है वो मान लो ये ए डैश के बराबर। अब हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड की रिलेशन होती है इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी होता है बराबर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है ना कि अगर इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो मैं कहूंगा ना कि I1 इज ग्रेटर देन I2। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बोलो वहां पे धूप होगी या छाव होगी, तो वहां पे धूप होगी, और जहां पे इंटेंसिटी कम होगी वहां पे क्या होती है, छाव होती है। मीन्स वहां पे ये धूप कम होगी। तो ये वेव थ्योरी के हिसाब से हम कहते हैं कि इस वाले की वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और इस वाले वेव की इंटेंसिटी कम होगी। अब ये इंटेंसिटी बढ़ती कैसे है, तो इंटेंसिटी बढ़ती है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपके पास दो बल्ब दिए हैं, एक बल्ब मैंने आपको दिया है 50 वाट का और दूसरा बल्ब मैंने आपको दिया है 100 वाट का। ये वाला बल्ब भी रेड कलर का है और ये वाला बल्ब भी रेड कलर का है। अगर ये भी रेड कलर का है, ये भी रेड कलर का है, अब ये 50 वाट का है, ये 100 वाट का है, अगर मैं आपसे कहूं कि बता लाइट आपको किस वाले बल्ब से ज्यादा मिलेगी, तो आंसर है कि लाइट मुझे इस वाले बल्ब से ज्यादा मिलेगी। मींस इस वाले बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा। अगर मैंने इसकी इंटेंसिटी को ज्यादा देखा है तो मैं कहूंगा ना कि इसका पावर जो है, वाटेज जो इसकी है वो ज्यादा है। अगर इसका पावर ज्यादा है तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैं अब यहां पे देखूंगा, बता इस वाले सोर्स और इस वाले सोर्स में अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है, तो जिस बल्ब से ये वाली लाइट जनरेट हो गई है तो इसका पावर कम हो गया या ज्यादा होगा, आंसर है वो ज्यादा होगा। अगर ये 100 वाट का है तो ये कितना होगा, ये 50 वाट का होगा। तो अब हम कहेंगे ना कि अगर मुझे इंटेंसिटी को बदलना है तो इंटेंसिटी को मैं कैसे बदलूंगा, जब मैं एक सोर्स के वाटेज को बदल दूंगा, जब मैं एक सोर्स के पावर को बदल दूंगा। अब ये वाला बल्ब भी मैंने रेड का लिया है और ये वाला बल्ब भी मैंने किसका लिया है, रेड का लिया है। अगर रेड का लिया है तो दोनों का कलर क्या होगा, सेम। अब कलर को हम कैसे देखते हैं, तो कलर को हम देखते हैं बाय द फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर कलर जो होता है, कलर की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है, वेवलेंथ रिलेट है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो मैं कहूंगा ना कि अगर ये वाला बल्ब रेड कलर का है, ये वाला बल्ब ग्रीन का है, तो इनकी वेवलेंथ डिफरेंट, अगर वेवलेंथ डिफरेंट तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, मीन इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। तो ग्रीन वाले बल्ब और रेड वाले बल्ब को हम डिफरेंशिएट किस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहां देखो, अगर यहां पे मैं देखूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 2 3.5, इसकी भी फ्रीक्वेंसी है 3.5। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, बोलो दोनों का कलर कैसा होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब है ना कि अगर ये रेड कलर का बल्ब है तो ये भी रेड कलर का बल्ब है। अब ये वाला रेड कलर का बल्ब कितने वाट का है, 100 का है, ये वाला कितने वाट का है, 50 वाट का है। तो 100 और 50 वाट से बदला क्या है, इंटेंसिटी बदली है। तो मैं कहूंगा ना अगर मुझे इंटेंसिटी को बदलना होगा तो मैं सोर्स की किसको बदल दूंगा, सोर्स के वाटेज या सोर्स के पावर को मैं बदल दूंगा। अब दोनों किस कलर के हैं, रेड कलर के हैं, तो अगर ये दोनों रेड कलर के हैं तो मीन्स की इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। अगर मुझे अब एक को ग्रीन कलर का लेना है तो बोलो ग्रीन कलर के लिए मुझे इंटेंसिटी को बढ़ाना है या मुझे पावर को चेंज करना है या मुझे फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, तो आंसर है मुझे फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे ही हमने जो लाइट का स्पेक्ट्रम है उसको हमने या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। हमने कहा कि जिनके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, अल्ट्रावायलेट होती है। और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी रेड, तो अगर उससे कम होगी तो इंफ्रारेड, अगर उससे कम होगी तो हीट, अगर उससे कम होगी तो क्या होगी, रेडियो वेव्स। मीन्स के रेडियो वेव्स और एक्स रेज में फर्क किसका है, तो रेडियो वेव्स और एक्स रेज में फर्क है किसका, फ्रीक्वेंसी का। ग्रीन और रेड में भी फर्क किसका है, फ्रीक्वेंसी का। समझ में आ रहा है। अगर ग्रीन बल्ब मैंने लिया है, रेड बल्ब भी मैंने लिया है, ये भी 100 वाट का है, ये भी 100 वाट का है, तो बोलो दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी तो फर्क किसमें होगा, फर्क होगा किसमें, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स, तो I1 अगर ग्रेटर है I2 से, तो I1 ग्रेटर देन I2 मींस इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वन। तो इसका मतलब है ना कि ये वाला बल्ब कितना होगा, ये 100 वाट का होगा, ये 50 वाट का होगा, ये 200 का होगा, ये 100 का होगा। अब अगर मैंने ऐसे लिया है, अगर मैंने एक वेव को ऐसे लिया है, मैंने ये एक वेव को लिया है और दूसरी वेव भी मैंने यहां से ऐसे ली है, मैंने दूसरी वेव को ऐसे लिया है,
अब दोनों में अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। अब दोनों में एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो मैं कहूंगा ना कि अगर इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो I1 किसके बराबर है, I2 के बराबर है। अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है, बोलो ये दोनों दो डिफरेंट सोर्स से निकले हैं या एक ही सोर्स से, तो दोनों का सोर्स अगर डिफरेंट भी है मगर उनका पावर कैसा होगा, सेम होगा। तो अगर ये 100 वाट के बल्ब से जनरेट हो गया तो ये भी कितने वाट के बल्ब से जनरेट हो गई है, 100 वाट के बल्ब से जनरेट। अब दोनों में फर्क किसका है, तो इसने 1 सेकंड में 1.5 साइकिल किए, इसने एक ही सेकंड में 1 2 3 एंड हाफ किए, तो 3.5 2.5, तो फर्क किसका है, फर्क फ्रीक्वेंसी का है। तो अगर फर्क फ्रीक्वेंसी का है तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे पहचानेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम पहचानते हैं बाय द कलर। तो इसका मतलब है ना, ये वाला जो है ये रेड कलर का हो सकता है और ये कैसा हो सकता है, ग्रीन का हो सकता है, ये ऑरेंज का हो सकता है, ये येलो का कुछ और का हो सकता है। तो मीन इसकी फ्रीक्वेंसी बदलने से हम देखते हैं कि हम क्या देखते हैं कि कलर बदल गया है। और अगर इंटेंसिटी हमको बदलनी है तो इंटेंसिटी को हम कैसे बदल लेंगे, हम इंटेंसिटी को बदल देते हैं बाय द पावर। समझ में आ रहा है। अब अगर आपको इंटेंसिटी को बदलना होगा तो आप क्या बदल लेंगे, आप पावर ऑफ द सोर्स चेंज कर देंगे। अगर आपको कलर को बदलना है, क्या इंटेंसिटी को बदल देंगे या पावर, ये सोर्स को बदल देंगे, सोर्स के वोल्टेज पावर को बदल देंगे, या आप सोर्स के फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे, तो आंसर है सोर्स के फ्रीक्वेंसी को। समझ में आ रहा है। ये दो टर्म्स जो है ना, इन दो टर्म्स को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मुझे इंटेंसिटी को बदलना है तो मुझे पावर को बदलना है, अगर मुझे कलर को बदलना है तो मुझे किसको बदलना है, फ्रीक्वेंसी को बदलना है। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट जा रहे हैं कहां, हॉलबर्ग एंड लियोनार्ड एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है। तो वेव थ्योरी के हिसाब से आप जहन में रखेंगे कि अगर मुझे इंटेंसिटी बदलना है तो मुझे क्या बदलना है, एम्पलीट्यूड बदलना है। क्या यहाँ पे हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या ऐसा ही कुछ होता है या कुछ डिफरेंट हो जाएगा, अगर डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब है ना कि वेव थ्योरी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। या अगर हमने इंटेंसिटी को बदल दिया है, एम्पलीट्यूड के बगैर भी अगर हमने इंटेंसिटी को बदल दिया है, तो हम कहेंगे ना कि वेव थ्योरी जो कहती थी हमने उससे डिफरेंट कर दिया, तो इसका मतलब है ना कि हम वेव थ्योरी की अलग, वेव थ्योरी से अलग जा रहे हैं। अगर हम वेव थ्योरी से अलग जा रहे हैं तो वेव थ्योरी से अलग जाना ही वेव थ्योरी पे क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क है। समझ में आ रहा है। अब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे जाएंगे, हॉलबर्ग एंड लियोनार्ड एक्सपेरिमेंट के सेटअप पे जाएंगे। तो ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने एक ग्लास ट्यूब को लिया है, इवैक्यूएटिंग ग्लास ट्यूब है, मींस की इसमें एयर पे हमने वैक्यूम किया, वैक्यूम कर दिया है। तो ये एक विंडो है, इस विंडो के ऊपर हमने एक सोर्स लगा दिया है, और ये जो सोर्स है ना, सोर्स की हम फ्रीक्वेंसी को भी बदल सकते हैं, सोर्स की इंटेंसिटी को भी हम बदल सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी बदलना, इंटेंसिटी बदलना वो हमने देख लिया है। और इसमें अगर करंट चली तो करंट को मेजर करने के लिए हमने एक एम्पियर मीटर लगा दिया, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना पोटेंशियल है तो वो हम मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दिया। और यहाँ पे हमने एक अरेंजमेंट लगा दिया है, ये वाला अरेंजमेंट, ये वाला जो अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट से हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि हम दोनों की, हम सी और ए की पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हैं। सी और ए की पोलैरिटी को चेंज कैसे करेंगे, तो वहां पे हम एक फेज चेंजर लगाएंगे, या जिसको हम रोटरी स्विच बोलते हैं। कि अगर मैंने इसको एक साइड में रख दिया तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने उसको चेंज कर दिया तो कैथोड और एनोड की पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब ये करंट चलती है तो करंट को चलने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। अब ये सर्किट कहां से कंप्लीट हो जाएगा, तो हम यहां से देखते हैं सी से ए, और इसके बाद हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इसको नाम दूंगा 1 ए, और इसको मैं नाम दूंगा ए डैश। अगर मैंने ए, इस वाले पॉइंट को ए के साथ कनेक्ट कर दिया तो मीन्स कि ये वाला कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव के साथ, और ये वाला साइड जो है कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव के साथ। तो अगर ये पॉजिटिव के साथ तो ये पॉजिटिव बनेगा, और ये कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर मैंने अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इस वाले को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है ना कि ये वाला जो साइड है ये कैसा बनेगा, नेगेटिव, और ये वाला साइड कैसा बनेगा, पॉजिटिव। मीन्स कि मैं बैटरी के इसके ये जो रिहोस्टेट है, रिहोस्टेट से हम चेंज क्या करते हैं, रिहोस्टेट से रेसिस्टेंस को चेंज करते हैं, रेसिस्टेंस के चेंज होने से वोल्टेज चेंज होती है, करंट चेंज होती है। तो अगर मुझे वोल्टेज को, अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूं। अगर मुझे उसको बदलना भी है, मीन्स कि मुझे पोलैरिटी को भी चेंज करना है, तो मैं वो इस अरेंजमेंट से कर सकता हूं। समझ में आ रहा है। अब पहली ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी, पहली ऑब्जर्वेशन हमने देखी है कि जब हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज कर दिया,
जब हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज कर दिया, यानी जब हमने यहां से जब हमने क्लोज कर दिया तो हमने उस वाले सोर्स पे एक बल्ब लगा दिया है। फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला जो बल्ब है ना, ये हमने ग्रीन कलर का लगा दिया, ग्रीन कलर का। अब ग्रीन कलर का बल्ब अगर हमने लगा दिया है तो उस ग्रीन वाले बल्ब की इंटेंसिटी को हमने चेंज कर दिया है। अगर मुझे इंटेंसिटी को चेंज करना है तो मुझे पावर को चेंज करना है। मीन्स कि मैंने पहले 50 वाट का बल्ब लगा दिया, फिर ग्रीन कलर का ही 100 वाट का बल्ब लगा दिया, फिर ग्रीन कलर का ही 200 वाट का बल्ब लगा दिया। और जब हमने पहले देखा तो हमने यहां से कुछ कंक्लूजन निकाल दिया है, और वो कंक्लूजन जो है ना उसको हम ग्राफ्स के फॉर्म में देखें कि ये इंटेंसिटी है और ये इंटेंसिटी, और यहां से ये करंट है। करंट को अगर मैं यहां से लिखूंगा ए एम्पियर में, क्योंकि अगर आई लिखा तो आई इंटेंसिटी के साथ भी यहाँ पे मैं आई इंटेंसिटी के साथ और करंट आई के बीच में या कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने करंट को किसी इग्नोर कर दिया है, ए से। अब हमने देखा क्या, हमने देखा कि जब हमने इंटेंसिटी को 0 रखा है तो करंट भी कितनी थी, 0। अब इंटेंसिटी को मैंने चेंज कर दिया तो करंट भी चेंज हो गई है। तो करंट और इंटेंसिटी के बीच में हमने ग्राफ को ड्रा कर दिया। करंट इंटेंसिटी को हमने और इंक्रीज कर दिया, करंट और इंक्रीज हो गई है। इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर दिया, करंट और इंक्रीज हो गई है। इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर दिया है तो करंट और इंक्रीज हो गई है। तो जब हमने इसका ग्राफ ड्रा कर दिया तो इसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो हमने कहा कि पहला कंक्लूजन हमने यहां से निकाला, एक्सपेरिमेंट करके हमने पहला कंक्लूजन निकाला कि जो करंट है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मीन्स कि अगर मुझे सर्किट में करंट को इंक्रीज करना है, करंट को डिक्रीज करना है, तो मैं इंक्रीज और डिक्रीज किसको करूंगा, इंटेंसिटी को डिक्रीज या इंक्रीज करूंगा। अब इंटेंसिटी को डिक्रीज या इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं by changing the power of the source, by changing the power of the source। क्या सोर्स का पावर चेंज करने से या फ्रीक्वेंसी चेंज करने से करंट बदलती है, तो आंसर है सोर्स की इंटेंसिटी को बदलने से, सोर्स के पावर को बदलने से करंट क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो ये हमने ग्राफ यहां से पहली ऑब्जर्वेशन हमने यहां से ये देखी कि करंट को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो करंट को मैं इंक्रीज कैसे करूंगा, बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स। समझ में आ रहा है, ये हमने पहली ऑब्जर्वेशन देखी। और इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें एडवांसमेंट किया, यानी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप में हमने थोड़ी सी एडवांसमेंट की। एडवांसमेंट क्या होगी है, हमने यहां से सोर्स की इंटेंसिटी को चेंज कर दिया। जब हमने सोर्स की इंटेंसिटी को चेंज कर दिया और दूसरे साइड से हमने वोल्टेज को भी चेंज कर दिया, मींस कि हमने यहां से वोल्टेज को भी बदल दिया। जब हमने वोल्टेज को बदल दिया, अगर ये पॉजिटिव था तो इसको हमने और पॉजिटिव कर दिया, अगर ये नेगेटिव था तो हमने इसको और नेगेटिव कर दिया, अगर ये पॉजिटिव था तो हमने इसको नेगेटिव कर दिया, अगर ये नेगेटिव था तो हमने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। ये एडवांसमेंट हमने की है किसमें, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। पहली ऑब्जर्वेशन जो हमारी थी वो ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल थी कि जो अब हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, हमने ग्रीन कलर का बल्ब लगा दिया, पहले 50 वाट का लगा दिया, फिर 100 वाट का लगा दिया, फिर 150 वाट का लगा दिया, फिर 200 वाट का लगा दिया, तो हमने देखा कि करंट बदलती है किससे, इंटेंसिटी से वो बदलती है। मींस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब नंबर सेकंड जब हमने इसमें ऑब्जर्वेशन की है तो उसमें हमने अपने एडवांस ये जो सेटअप है उसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया। एडवांस हम कैसे करेंगे कि हमने यहां से पहले सोर्स लिया है ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर के सोर्स पे हमने उसकी ये इंटेंसिटी, फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर का ही बल्ब हमने लगा दिया है 50 वाट का। एंड नंबर सेकंड हमने क्या किया, हमने यहां से वोल्टेज को भी चेंज कर दिया। मींस कि अगर हमारा एनोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड था तो पॉजिटिव के साथ ये कनेक्ट कैसे हो जाएगा, जब हम इसको कनेक्ट इसके साथ कर देंगे ऐसे, और ये वाला जो है इसको हम कनेक्ट कैसे ऐसे कर देंगे, तो ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया और ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया। अब अगर मैंने यहां से इसको चेंज कर दिया है तो इसकी वोल्टेज चेंज हो जाएगी, वोल्टेज चेंज होने पे ये मोर पॉजिटिव बन जाएगा और ये मोर नेगेटिव बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अब जब हमने ऐसा किया तो हमने देखा ग्राफ कैसा आ गया हमारा, कि यहां से हमने वोल्टेज को चेंज कर दिया और यहां से हमने देखा कि करंट कैसे इंक्रीज होती है, करंट कैसे चेंज होती है, और हमने सोर्स को भी क्या कर दिया, सोर्स की इंटेंसिटी को भी हमने चेंज कर दिया। पहले हम देखेंगे कि जब हमारे सोर्स की इंटेंसिटी I1 कितनी थी, I1, और जब हमने ग्राफ को देखा तो वो जो ग्राफ हमारा है वो ग्राफ हमारा है इसका, ये I1 इंटेंसिटी पे हमारा ग्राफ। इसका मतलब है कि जब हमारी वोल्टेज 0 थी
तो करंट भी उस वक्त कितनी थी, करंट 0 नहीं थी बल्कि करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया था। मीन्स कि जब यहां से लाइट आ रही थी तो वो इस वाले कैथोड पे चली, तो ये हमने 0 बना दिया, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहां की तरफ गए हैं, एनोड की तरफ, मगर जो हमारा ये था ये हमने कितना रखा था, 0 रखा था। मीन्स कि हमने इसकी वोल्टेज 0 रखी थी, सर्किट को कंप्लीट कर दिया, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, क्या हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को देख सकते हैं, आंसर है हम नहीं देख सकते। बल्कि हमको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन चले हैं यहां से, तो हमने यहां से एमीटर को देखा, तो एमीटर के जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। तो जब वो डिफ्लेक्शन दिखा रही थी तो हमने देखा कि जब हमने इसकी वोल्टेज को 0 रखा है तो करंट का वैल्यू उस वक्त कुछ ना कुछ आ गया था। फॉर एग्जाम्पल वो करंट का वैल्यू ये आ गया, मीन्स कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से वहां से निकले थे, 0 वोल्टेज पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से निकले थे। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से निकले थे तो इसका मतलब है ना, इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से निकलना, उसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए जो हमको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब है ना कि इस लाइट के पास उतनी एनर्जी थी कि जो इसने फोटो इलेक्ट्रॉन्स को दी, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, तो एक करंट बन गई। अब उसके बाद हमने क्या देखा, हमने यहां से वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, तो जब वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया तो हमने देखा कि करंट भी इंक्रीज हो रही है। वोल्टेज को और इंक्रीज कर दिया तो करंट और इंक्रीज हो गई, वोल्टेज और इंक्रीज, करंट और इंक्रीज हो गई, वोल्टेज और इंक्रीज तो करंट और इंक्रीज हो गई। अब हमने वोल्टेज को और इंक्रीज कर दिया तो हमने देखा कि करंट नहीं बढ़ रही। अब करंट क्यों नहीं बढ़ रही, तो आंसर है कि जब हमने यहां से लाइट डाल दी इस पे ऑफ इंटेंसिटी I1, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स, अब 100 इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकले तो 100 इलेक्ट्रॉन्स में से 10 इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी एनर्जी थी कि वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएंगे, या 20 इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी एनर्जी थी कि वो एक साइड से दूसरे साइड तक जाए। अब बाकी कितने रह गए हैं, 80 इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल सरफेस से बाहर आ गए। क्या उनके पास उतनी एनर्जी, आंसर है उनके पास उतनी एनर्जी नहीं थी कि वो एक टर्मिनल से कहां जाए, दूसरे टर्मिनल। अगर वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक नहीं जा रहे हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं है। अब हमने क्या कर दिया, हमने यहां से वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया। जब हमने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, मैंने इसको मोर पॉजिटिव बनाया, बोलो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो गए हैं तो पहले कितने गए थे, 20, पहले 20 ने करंट बनाए, फिर मैंने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया तो मैंने देखा 10 और इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। अब मैंने और इंक्रीज कर दिया और 10 चले गए, मैंने और इंक्रीज कर दिया तो 10 और चले गए, मैंने और इंक्रीज कर दिया तो 10 और चले गए, मीनस 90 आ गए, मैंने और इंक्रीज कर दिया, अब 100 इलेक्ट्रॉन, 100। अब मैंने वोल्टेज को और इंक्रीज कर दिया तो मैंने देखा कि करंट नहीं बढ़ रही। इसका मतलब है ना कि 100 के बाद और 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे। तो जब मैं फर्दर इंक्रीज कर रहा हूं तो यहां से करंट का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम और नहीं आ रहे। जब इलेक्ट्रॉन्स और नहीं आ रही है तो करंट का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम पहुंचा है, मींस कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से मैक्सिमम निकले, 100 निकले थे, वो 100 के 100 वहां से निकल के दूसरे टर्मिनल तक, तो करंट क्या बन गई है, मैक्सिमम। अब जो करंट का ये वाला मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज द सैचुरेशन करंट, दिस इज द सैचुरेशन करंट। तो करंट क्या हो गई है, सैचुरेट हो गई है, मींस करंट का मैक्सिमम वैल्यू आ गया है। अब मैक्सिमम वैल्यू के बाद करंट फर्दर इंक्रीज नहीं होगी। समझ में आ रहा है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है किस वाले इंटेंसिटी पे, I1 वाली इंटेंसिटी पे। अब हमने यहां से और एक चीज की है, हमने यहां से वोल्टेज को अब डिक्रीज कर दिया है, मींस वोल्टेज हमने कम कर दिया। जब हमने वोल्टेज को कम कर दिया है तो बोलो करंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होते होते अब मैंने वोल्टेज को नेगेटिव साइड में लिया है, अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज थी तो ये नेगेटिव वोल्टेज। तो नेगेटिव वोल्टेज पे हम देखते हैं कि करंट क्या हो रही है, करंट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक वैल्यू ऐसा आ गया वोल्टेज का जहां पे करंट क्या बन गई है, 0 बन गई है। अब ये करंट डिक्रीज क्यों हो रही है या करंट 0 क्यों बन गई है, तो यहां से अगर 100 में से 20 इलेक्ट्रॉन्स पहले एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा रहे थे, तो 20 के पास उतनी एनर्जी थी कि वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाए। अब मैंने ये इंक्रीज करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां लिया था, करंट मैक्सिमम होगी, सैचुरेट होगी। अब मैंने यहां से वैल्यू डिक्रीज कर दिया है, अब मैं डिक्रीज कैसे करूंगा, मैं इसको लेस पॉजिटिव बनाऊंगा, इसको मैं लेस नेगेटिव बनाऊंगा, लेस पॉजिटिव लेस नेगेटिव पे, और इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं जा रही है, अब कम कम इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं।
अब एक स्टेज ऐसा आ गया कि जब मैंने इसको नेगेटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया, अब अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे उनको ये वाला नेगेटिव अब आने देगा या उनको वो रिपेल करेगा, उनको वो रिपेल करेगा। अब अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे पहले, 20 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ये वाला कैथोड एनोड था, पॉजिटिव चार्जर था, तो 20 इधर जा रहे। अब मैंने इसको क्या कर दिया, अब मैंने इसको नेगेटिव बना दिया, मगर कम नेगेटिव बना दिया। तो यहां से जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है 20 में से दो के पास उतनी एनर्जी जो इस रिपल्सिव फोर्स को क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, तो ये 20 में से दो इधर गए हैं, अब 18 वहां नहीं जा रहे। अब अगर 18 नहीं जा रही है तो 18 इधर ही रुके हैं। अब मैंने ओवरकम कर दिया, ओवरकम कर दिया, ओवरकम कर दिया, तो अब यहां से कोई नहीं निकला जो इधर जाएगा। अगर नहीं कोई इधर जा रहा है तो इसका मतलब है ना कि करंट क्या हो रही है, जीरो। एम्पियर मीटर ने करंट क्या दिखा दी, जीरो दिखा दी, नो डिफ्लेक्शन आ रही है। अब अगर नो डिफ्लेक्शन आ रही है तो हमने देखा कि ये वाला वो वैल्यू है वोल्टेज का जिस पे करंट क्या बन गई है, जीरो बन गई है। तो इस वाले वैल्यू को हमने नाम दिया है दिस इज V0। अब ये V0 का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आंसर है ये V0 का वैल्यू नेगेटिव है। तो हम कहेंगे ना कि द नेगेटिव वैल्यू या द रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड टू मेक द करंट जीरो, और उस वाले को हमने नाम दिया था क्या, पिछले लेक्चर में हमने उसको डिस्कस कर दिया, तो उसको हमने नाम दिया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये पॉजिटिव वोल्टेज है या नेगेटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज। तो रिवर्स वोल्टेज लगाने से यहाँ पे जो करंट हमारी है वो कितनी बन गई है, जीरो। जिस वोल्टेज पे करंट जीरो बन जाएगी उस वाले वोल्टेज को हमने नाम क्या दिया है, दैट इज रिवर्स वोल्टेज, या उसको हम नाम देते हैं दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ रहा है। अब एक चीज हमने देखा, एक वैल्यू ऐसा होता है जहां पे वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ती है, मींस करंट सैचुरेट हो गई है, मैक्सिमम बन गया है। और एक वोल्टेज ऐसी होती है जहां पे करंट क्या बनती है, जीरो बनती है, तो उसको हमने नाम क्या दिया है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ रहा है। ये हमने देखा ये किस इंटेंसिटी पे है, I। अब हमने सोर्स की इंटेंसिटी को चेंज कर दिया। अगर हमने अभी 50 वाट का बल्ब लिया था, अब हमने 50 के बजाय 100 वाट का बल्ब लिया। जब हमने 100 वाट का बल्ब लिया तो हमने देखा कि जब हमने ग्राफ को ड्रा कर दिया तो पहले वाले पे इतनी करंट आ रही थी, जब E का वैल्यू जीरो था तो उस वक्त करंट यहां आ रही थी। अब जब हमने सोर्स लिया है I2 तो हमने देखा कि जब V का वैल्यू जीरो था तो A का वैल्यू यहां पे आ रहा है। समझ में आ रहा है। अब यहां से अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो इस वक्त हम देखते हैं अब 100 नहीं है, अब 140 इलेक्ट्रॉन निकलते। समझ में आ रहा है। इससे पहले 20 इलेक्ट्रॉन, जब ये जीरो था तो 20 इलेक्ट्रॉन यहां से उधर खुद ही चले गए थे, मीनस उनके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी थी। अब यहाँ पे 140 में से 40 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी है कि वो यहाँ से कैथोड से कहां जाएंगे, एनोड पे। जब V का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मीनस ये वाला वैल्यू जो करंट का है वो वैल्यू इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद हमने देखा, हमने V को इंक्रीज कर दिया, A को भी इंक्रीज कर दिया, तो ग्राफ ऐसे चल रहा है। जब ग्राफ ऐसे चल रहा है तो फिर इसके बाद ये सैचुरेट हो गया, तो ये I2 पे आ गया। अब 140 C से कहां चले गए, A पे चले गए। कैसे चले गए, जब हमने कैथोड और एनोड की वोल्टेज को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जब मैं वोल्टेज को अब रिवर्स कर रहा हूं तो वोल्टेज रिवर्स करने पे हमने देखा कि ये भी कम हो रही है, कम हो रही है। तो एक वैल्यू ऐसा होता है कि जब यहाँ पे करंट क्या बन रही है, जीरो बन रही है। तो अगर करंट जीरो बन जाएगी तो रिवर्स वोल्टेज लगानी है। रिवर्स वोल्टेज मीन्स कि हमको क्या लगाना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये वाला ग्राफ जो है ये किसका ग्राफ आ रहा है, ये I2 का। इसी तरह अब हमने सोर्स तो सेम रखा है, ग्रीन कलर का ही सोर्स है, फ्रीक्वेंसी सेम है, मगर हम बदलते क्या है, इंटेंसिटी। ये 50 वाट का, ये 100 वाट का, अब हमने 200 वाट का लिया है। तो 200 वाट पे बोलो I, जब V का वैल्यू जीरो था, A का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या वो जीरो होगा, या ये वाला या मैक्सिमम हो जाएगा और हो जाएगा, तो वो इधर आ गया। अब इसके बाद वोल्टेज को बदल दिया है तो हमने देखा कि यहाँ से ग्राफ ऐसे आ रहा है। जब ग्राफ ऐसे आ रहा है तो ये ग्राफ मैक्सिमम बन गया, तो मीनस की ये सैचुरेशन करंट है। अब सैचुरेशन करंट को जब हमने V के वैल्यू को अब हमने नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव करने पे हमने देखा कि ये वाला करंट जो है वो कम कम हो रही है, और एक वैल्यू ऐसा आ रहा है कि जब करंट कितनी बन रही है, जीरो। समझ में आ रहा है। अगर करंट जीरो बन रही है तो एक तीनों में I1, I2 और I3 पे करंट का वैल्यू जीरो बन गया है। किस वाले वोल्टेज पे, V0 पे ही करंट का वैल्यू जीरो बन गया है। तो इसका मतलब है ना कि तीनों इंटेंसिटीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। समझ में आ रहा है। अगर मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है, बोलो करंट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है,
मगर इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का अलग अलग आ रहा है या सेम आ रहा है? तो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब है ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको याद होगा पहले लेक्चर में जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ टर्म्स को देखा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल को देखा था, वर्क फंक्शन को देखा था, तो काइनेटिक एनर्जी को देखा था, तो हमने वहां पे भी कहा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे भी अब हमने ग्राफिकली देखा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है तीनों का, I1, I2 और I3 का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अब इंटेंसिटी पे डिपेंड क्या करता है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है करंट। समझ में आ रहा है? तो ये पहली ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्वेशन फर्स्ट को लिख लीजिए। देखो, इफ वी चेंज द इंटेंसिटी, if we change the intensity, the current also changes. The current also changes. Means that the current is proportional to intensity. The current is proportional to intensity. Current is proportional to intensity. Number second लिखो, the stopping potential for all the intensities remains the same. The stopping potential for all the intensities remains the same. That is, the stopping potential is independent of intensity. The stopping potential is independent of intensity. अब देखो, अगर मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है, बोलो बढ़ती क्या है? बोलो करंट बढ़ती है। समझ में आ रहा है? मगर तीनों में सेम क्या रहता है? सेम रहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इंटेंसिटी करंट डिपेंड किस पे करती है? करंट डिपेंड करती है किस पे? इंटेंसिटी पे। अगर करंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? आंसर है नहीं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दूसरी चीज पे डिपेंड करेगा ना, जो लाइट के पास या जो हमारे सोर्स के पास होता है। सोर्स के पास क्या होती है? दो चीजें, एक होता है इंटेंसिटी, दूसरी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे करेगा? फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? तो ये पहली ऑब्जर्वेशन हमारी थी। पहली ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि करंट जो है, करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दो, करंट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जब हमने एडवांस कर दिया अपने अरेंजमेंट को, जब हमने एडवांस कर दिया तो हमने देखा कि करंट बढ़ती है इंटेंसिटी से, और एक वैल्यू करंट का वो आता है जिसको हमने नाम क्या दिया है? सैचुरेशन करंट। यानी फर्दर वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट नहीं बढ़ती। अब उसके बाद हमने कहा कि जो करंट है, करंट बढ़ती है इंटेंसिटी से, मगर जो करंट में यहाँ पे एक वैल्यू ऐसा आता है जहां पे करंट क्या बनती है? जीरो बनती है। तो जो वोल्टेज का वैल्यू है जहां पे करंट जीरो बनती है उसको हमने नाम क्या दिया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसको हम कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। तो कट ऑफ वोल्टेज पे करंट क्या बनती है? जीरो बनती है। तो क्या कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं? आंसर है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर हमने 50 वाट का बल्ब लिया है, उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट। अब आपको जहन में ही रखना है कि ये 5 जो है ना, ये रिवर्स है। मीन ये 5 प्लस नहीं, ये 5 क्या है? माइनस है। अगर ये 5 माइनस है तो अब हमने सोर्स को बदल दिया, हमने 100 वाट का बल्ब लगा दिया, उसके बाद हमने 200 वाट का बल्ब लगा दिया, उसके बाद हमने 300 वाट का बल्ब लगा दिया। अब सेम कलर से आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सेम रहेगा, या कुछ नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आप देखो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी on current and stopping potential.
इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो नंबर सेकंड है फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या है। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन करंट, ए से मैं अब इसको डिनोट कर दूंगा, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं किससे, डी नॉट से। अब फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, मगर हमको सेम क्या रखना है, कीपिंग आई कांस्टेंट। आई क्या है, आई करंट नहीं है, आई क्या है, आई है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट। अब मुझे बता इंटेंसिटी को मैं कांस्टेंट कैसे रखूं। क्या मैं बल्ब के सोर्स, जो हमारा सोर्स है, क्या मैं सोर्स की पावर को चेंज कर दूंगा। आंसर है सोर्स की पावर को चेंज नहीं करना है, बल्कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। पहले अगर मैंने 50 वाट का लिया है तो दूसरे में भी 50 वाट का लेना है, तीसरे में भी किसका लेना है, 50 वाट का। मगर पहला वाला अगर मैंने रेड कलर का लिया है, क्या दूसरा भी रेड कलर का लेना है या ग्रीन का लेना है, ग्रीन का लेना है। तीसरा किसका लेना है, ब्लू का लेना है। तो रेड ग्रीन ब्लू में चेंज अलग अलग क्या है, तो अलग अलग है इनमें फ्रीक्वेंसी। ज्यादा किसके पास है, ब्लू के पास, फिर ग्रीन के पास, फिर रेड के पास। समझ में आ रहा है। तो जब हमने ग्राफ ड्रा कर दिया तो ऑब्जर्वेशन हमारी ये है। अब इंटेंसिटी को सेम रखना है। तो जब हमने ग्राफ को देखा तो हमने देखा कि ये वोल्टेज यहां से है और ये क्या है, ये करंट है, यहां से करंट है यहां से। जब हमने वोल्टेज को ये जीरो बना दिया है, जब वोल्टेज जीरो है तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल मान लो पहले हमने रेड बल्ब लिया है, यहाँ मैंने पहले रेड बल्ब लिया है 50 वाट का। तो हमने देखा कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड चले गए। तो जब वो कैथोड से एनोड चले गए हैं तो V का वैल्यू कितना था, जीरो। मींस ये वाली वोल्टेज मैंने जीरो बना के रखी, बस मैंने अप्लाई कर दिया था ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। वोल्टेज जीरो के बराबर थी। तो हमने देखा कि V का वैल्यू जब जीरो था, एक I का वैल्यू, करंट का वैल्यू जीरो नहीं था, करंट का कुछ वैल्यू आ गया था, फॉर एग्जाम्पल वो ये। अब उसके बाद हमने V को इंक्रीज कर दिया तो I भी इंक्रीज होगी, तो हमारा ग्राफ ऐसे चला और ग्राफ ऐसे आ गया, फिर सैचुरेट हो गई है तो ये इंटेंसिटी आएगी। समझ में आ रहा है। तो ग्राफ चेंज हो गया। अब अगर इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीज हो रही है, फिर क्या हो रही है, सैचुरेट हो रही है। अब V को हमने नेगेटिव कर दिया। जब हमने V को नेगेटिव कर दिया तो हमने देखा कि ये जो करंट है, करंट कम कम हो रही है, करंट कम कम हो रही है, तो एक वोल्टेज ऐसी आ गई है कि जहां पे V का वैल्यू क्या बन, करंट का वैल्यू क्या बन गया, जीरो। जहां पे करंट का वैल्यू जीरो बन जाएगा तो उसको हमने नाम क्या दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो मैं इसको नाम दूंगा -V। समझ में आ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द कलर या फॉर द लाइट, जो लाइट किस कलर की थी, रेड कलर से आ रही थी, मगर इंटेंसिटी कितनी है उसकी, वो 50 वाट के बल्ब से आ रही है। अब हमने यहां से वाटेज तो सेम रखी है, पावर सेम रखा है, मगर मैंने कलर चेंज कर दिया। मैंने अब यहां से ग्रीन को लिया है, तो ग्रीन के पास फ्रीक्वेंसी रेड से ज्यादा होती है। अगर रेड से ज्यादा होती है तो हमने देखा कि यहां से करंट का वैल्यू जीरो पे, वोल्टेज जीरो पे, क्या यहां ही आ रहे हैं, थोड़ा सा इंक्रीज होता है, तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। फिर इसके बाद हमने इसको इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो ये फिर करंट क्या हो गई है, जीरो हो गई, ये सैचुरेट हो गई। अब हमने वोल्टेज को रिवर्स कर दिया, तो वोल्टेज को रिवर्स करने पे हमने देखा कि ये जो नेगेटिव वोल्टेज है वो -VO1 पे नहीं आ रहा है, बल्कि वो इससे थोड़ा सा हट के आ रहा है, तो ये VO2 पे आ रहा है। अगर पहले वाले की फ्रीक्वेंसी ν1 के बराबर है तो इस वाले की फ्रीक्वेंसी ν2 के बराबर है। क्या ν1 और ν2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम देखा है हमने, तो ν1 और ν2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं आ रहा है, मगर ν1 और ν2 का वैल्यू जो करंट का है वो सेम आ रहा है। मींस जहां पे ये सैचुरेट हो गई है वहां पे वो भी सैचुरेट हो। अब इसके बाद हमने एक और सोर्स लिया है, तो पहले रेड फिर ग्रीन, अब कौन सा लेंगे, ब्लू। ब्लू की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, तो हमने देखा कि V का वैल्यू जब जीरो था तो यहां से करंट का वैल्यू जीरो पे थोड़ा सा और ऊपर आ गया, हमने इंक्रीज कर दिया तो ये इंक्रीज हो गया, फिर ये जल्दी क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। तो सैचुरेशन के बाद हमने V का वैल्यू डिक्रीज कर दिया, नेगेटिव में लिया। तो जब हमने V का वैल्यू नेगेटिव में लिया तो हमने देखा कि यहाँ से V0 का वैल्यू VO2 पे नहीं बल्कि वो अलग आ रहा है, वो VO3 पे आ रहा है। तो ये किस वाले पे आ रहा है,
दिस इज द वैल्यू फॉर द फ्रीक्वेंसी न्यूट्री। अब यहां से मुझे बताओ, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करने से करंट बदली? आंसर है नहीं। अब फ्रीक्वेंसी के बदलने से बदला क्या है? तो फ्रीक्वेंसी के बदलने से बदला ना VO1, VO2 और VO3। VO1, VO2, VO3 क्या है? दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना, बताओ वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके पास ज्यादा है? क्या VO1 के पास या VO3 का ज्यादा है? तो VO3 का ज्यादा है। नेगेटिव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं। ये नहीं समझना ये -2 आ रही है, -5 और -5 लेसर देन -2, नहीं, ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। तो अगर ये 2 वोल्ट मैंने नेगेटिव दिया है, ये मैंने 5 वोल्ट नेगेटिव दिया है, तो 5 वोल्ट नेगेटिव इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट 2 वोल्ट नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है और किसका कम है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उस फ्रीक्वेंसी का ज्यादा है, या उस कलर का ज्यादा है, या उस लाइट का ज्यादा है जिसके पास फ्रीक्वेंसी क्या थी? ज्यादा थी। तो मैं लिखूंगा ना V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। तो अगर V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, तो V3 इज ग्रेटर देन VO2 इज ग्रेटर देन VO1। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द थर्ड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द सेकंड एंड द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अब डिपेंड किस पे करता है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है ना किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। समझ में आ रहा है? करंट किस पे डिपेंड करती है? पहले वाले ग्राफ को आप रिकॉल कीजिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? आंसर है नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी पे। अब करंट किस पे डिपेंड करती है? वो फ्रीक्वेंसी पे या इंटेंसिटी पे? इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर मुझे अब करंट को बढ़ाना होगा तो बोलो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा या करंट को, ये इंटेंसिटी को बढ़ा दूंगा? तो इंटेंसिटी को बढ़ा दूंगा। समझ में आ रहा है? तो इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी के बढ़ने से करंट को क्या होता है? वो इंक्रीज होती है। इंटेंसिटी के डिक्रीज करने से करंट को भी क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी के बदलने से, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज या डिक्रीज करने से बदलता क्या है? करंट बदलती है या स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है। समझ में आ रहा है? अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या? तो हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि जब हम करंट को क्या बनाएंगे? जीरो बनाएंगे। पहले यहां से ग्राफ को अच्छी तरह देखें। ये V1 का ग्राफ था। बोलो जब यहां से इसका वैल्यू, V का वैल्यू 0 था, I का वैल्यू 0 नहीं आ रहा। मीन इसकी यहाँ पे अगर यहां से जब लाइट आ गई तो यहां से 100 में से 20 इलेक्ट्रॉन निकले। 20 इलेक्ट्रॉन यहां से खुद ही चले गए हैं कैथोड से कहां की तरफ? एनोड की तरफ। खुद ही वो चले गए। मीन इसकी उनके पास इतनी एनर्जी थी कि वो कैथोड से एनोड जा सकते हैं। अब हमने यहां से इसको इंक्रीज कर दिया, ये मोर पॉजिटिव बना दिया, तो मोर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गए। अब निकले कितने हैं? 100 निकले हैं। तो अगर 100 निकले हैं तो मैक्सिमम कितने जाएंगे? मीन मैक्सिमम 100 ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो 100 अगर जा रहे हैं तो 100 गए, अब करंट क्या हो गई है? सैचुरेट हो गई। अब मैंने यहां से सोर्स को बदल दिया। जब मैंने सोर्स को बदल दिया है, इंटेंसिटी सेम रखी है, तो सोर्स के बदलने से या सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको जब मैंने चेंज कर दिया तो मैंने देखा कि अगर पहले वाले केस में यहां से 20 निकले थे, अब 20 नहीं, अब यहां से थोड़ा सा ये इंक्रीज हो गया, मीन अब 40 निकले। अब मैक्सिमम कितने जाएंगे? 100। 40 तो ऑलरेडी निकले, 40 कैथोड से कहां चले गए? एनोड। अब 40 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स को मुझे कैथोड से एनोड लेना है? मैंने 60 को लेना है। तो मैंने ये इंक्रीज कर दिया, तो मैंने देखा ये इंक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज कर दिया तो ये इंक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज कर दिया तो ये इंक्रीज हो रही है। तो अब 100 चले गया, तो 100 के बाद करंट क्या हो गई है? सैचुरेट हो गई। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? अब इसके बाद यहाँ पे जब मैंने I3 को लिया है, ये फ्रीक्वेंसी थर्ड को लिया है, तो पहले 20 फिर 30, अब 60 निकले। ऑलरेडी पहले ही 60 निकले थे। 60 कैथोड से एनोड चले गए। अब कितनों को लेना है? तो 40 को लेना है। तो 40 को लेने के लिए मुझे ज्यादा वोल्टेज चाहिए, कम वोल्टेज। मींस कि मैंने थोड़ा बढ़ा दिया तो मैंने देखा करंट क्या हो गई है? सैचुरेट। अब अगर यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकले, पहले वाले केस से भी, दूसरे वाले केस से भी और तीसरे वाले केस से भी इलेक्ट्रॉन निकले, समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने यहां से रिवर्स वोल्टेज लगा दी है, तो रिवर्स वोल्टेज पे जो यहां पे 20 इलेक्ट्रॉन पहले वाले केस में निकले, 20 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे, तो 20 इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड चले गए थे जब मैंने V का वैल्यू क्या रखा था? 0 रखा था। अब मैंने इसको कम कर दिया। जब मैंने इसको कम कर दिया, मैंने देखा कि यहां से 20 के बजाय अब 15 जा रहे हैं। मीन इसके 5 के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो कैथोड से कहां जाएंगे। अब कितने के पास है? 15 के पास।
मैंने और रिवर्स कर दिया, मैंने देखा आप 50 नहीं 10 जा रहे हैं। अब 10 वो हैं कि जो थक गए हैं, यानी जिनको यहां से रिपल्शन आ रही है, वो उस रिपल्शन को ओवरकम नहीं कर रहे। अब मैंने और कम कर दिया है, तो मैंने देखा 5 ही जा रहे हैं। अब और कम कर दिया, मैंने देखा 1 जा रहा है। तो इसका मतलब है ना, वो वाला जो 1 है ना, उसके पास मैक्सिमम एनर्जी। अब जब वो दौड़ता है तो मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब उसकी एनर्जी को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे उसके, अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जा रहा है तो मुझे इसको रोकना है। बता मुझे यहां से इसको फोर्स लगाना है या इसके अपोजिट में लगाना है? इसके अपोजिट में लगाना है। तो अगर ये यहां से 5 एनर्जी के साथ आ रहा है, मुझे भी यहां से कितना लगाना है? 5 एनर्जी लगाना है। तो वर्क डन टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, या जो ये वर्क डन मैं कर रहा हूं टू द इलेक्ट्रॉन, तो ये Q इंटू V बन जाएगा। तो उसी को हम क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल देते हैं। तो इसका मतलब है ना कि मुझे यहां से पोटेंशियल लगाना है। अब ये जो पोटेंशियल में लगा रहा हूं, तो ये रिवर्स पोटेंशियल है ना, कि सच दैट कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो काइनेटिक एनर्जी को मुझे क्या करना है, अगर ये 5 से आ रहा है तो मुझे यहां से भी 5 को लगाना है, ताकि 5 को क्या करेगा? बैलेंस। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां से लगाना क्या है? रिवर्स वोल्टेज। मुझे यहां से पोटेंशियल लगा, तो यहां से मैं ये पोटेंशियल लगा रहा हूं। बता ये किस लिए मैं लगा रहा हूं? ताकि टू स्टॉप द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो स्टॉप द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वाली जो यहां से हम पोटेंशियल लगा रहे हैं, उसी पोटेंशियल को ही हम नाम देते हैं ना, दिस इज वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज मैंने लगा दी है टू स्टॉप द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, उसको हम नाम क्या देते हैं? स्टॉप पोटेंशियल। अब जो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मैंने यहां से भी कितना लगाना है? 5 लगाना है। तो VO1 का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब मैंने यहां से सोर्स को चेंज कर दिया। जब मैंने सोर्स को चेंज कर दिया तो मैंने देखा कि यहां से ग्रीन अब आ रहा है। पता ग्रीन ने कितने निकाले इलेक्ट्रॉन? रेड ने 20 निकाले थे, ग्रीन ने 40 निकाले। अब मैंने यहां से जब नेगेटिव कर दिया तो मैंने देखा 40 में से 30 जा रहे हैं, 10 रुके। अब और कम कर दिया, अब 25 जा रहे हैं, बाकी रुके 15 रुके। अब और लगा दिया तो मैंने देखा 10 और रुके हैं, तो अब बाकी जा रहे हैं 20 जा रहे हैं, 20 रुके। अब और लगा दिया है, अब 15 जा रहे हैं, बाकी रुके। अब और लगा दिया है 30 रुके, 10 ही जा रहे हैं। मैंने देखा कि जब मैंने वोल्टेज -5 लगा दिया था जो पहले वाले के लिए स्टॉपिंग था, अब यहां से मैंने देखा कि अब 10 और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब जब 10 और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मीनस उनके पास उतनी एनर्जी है ना कि जो -5 को ओवरकम करके उधर जा रहे हैं, दूसरे प्लेट की तरफ जा रहे हैं। समझने की कोशिश कर। अब इन 10 को जिनके पास एनर्जी अब भी ज्यादा है, मैंने मीनस की जो पहले वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो दूसरे वाले के लिए वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन और जा रहे हैं। अब अगर मुझे इन 10 को रोकना है तो मुझे एनर्जी को क्या करना है? मीनस की मुझे यहां से जो एनर्जी लगानी है वो मुझे और बढ़ानी है। कैसे बढ़ाऊंगा? जब मैं यहां से वोल्टेज को क्या कर दूंगा? और चेंज कर दूंगा। मैंने वोल्टेज को और चेंज कर दिया। तो जब मैंने और चेंज कर दिया, मैंने देखा कि अब 5 जा रहे हैं, तो ये -7 आ गया। अब 5 को रोकने के लिए मैंने और नेगेटिव कर दिया, मैंने देखा -8 पे 4 रुक गए हैं, 1 जा रहा है। अब -9 जब मैंने लगा दिया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक गया। अब -9 वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, या जो -9 है वोल्टेज है, वो मैंने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए लगा दिया। अब ये मुझे इसके साथ ही लगानी है, इसके अपोजिट में लगानी है, तो इसके अपोजिट में लगानी है ना। अब जो यहां से ये वोल्टेज में लगा रहा हूं तो स्टॉप द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसको हमने नाम क्या दिया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? इस वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है -9। जब तीसरा केस लिया है ब्लू के पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसने वहां से 60 इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब सेट को रोकने के लिए, जो सेट में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, बताओ उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यही होगा, -9 हो गया या इससे बढ़ के होगा? तो इससे बढ़ के होगा ना। तो इसका मतलब है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो रिलेट है किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी? क्या स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन की या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की? तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेट है किसके साथ? स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। इसीलिए अगर आपको याद होगा, मैंने लिखा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है बराबर। अब अगर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन्स की जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए मुझे क्या करना है? यहाँ से वर्क डन होती है ना इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मुझे यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी 10 है, तो मुझे यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी लगानी है ना, कितनी? 10। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने एक बॉल को लिया है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये यहाँ पे पड़ा था, मैंने वर्क डन कर दिया है, तो वर्क डन जो है ना, वर्क डन मैंने कर दिया है इसको यहाँ से इधर लेने के लिए। अब ये जो वर्क डन है यही स्टोर रहेगी ना इसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
समझ में आ रहा है? अब यहां से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मुझे रोकना है, तो मुझे यहां से वर्क डन करना है। अब ये वर्क डन किसके बराबर होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल मैंने कैसा लगा दिया? नेगेटिव लगा दिया, तो मैं कहूंगा ना नेगेटिव पोटेंशियल इनटू द चार्ज। चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन का, तो वो आ जाएगा ना, वही हमने लिखा है ना, ये वो होता है बराबर E इंटू वी नॉट। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे पता ही है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है 5, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन उसके पास काइनेटिक एनर्जी है 5, दूसरा उसके पास काइनेटिक एनर्जी 9 है। बता स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? तो आंसर है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल उसी का ज्यादा होगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैं यहां से कंक्लूजन निकाल दूंगा ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इट इज द फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? या हम ऐसे कहेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर आपके पास डिफरेंट काइनेटिक ये इलेक्ट्रॉन्स है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो डिफरेंट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के पास अलग अलग क्या हो सकता है? तो आंसर है उनके पास अलग अलग हो सकता है क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल फंक्शन किसका है? काइनेटिक एनर्जी का है। तो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैसा होगा? उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा। तो आप यहां से कंक्लूजन लिख लीजिए, लिखो कंक्लूजन आप लिख लीजिए। The current is independent of frequency. The current is independent of frequency. The current is independent of frequency. नंबर सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए। The stopping potential depends upon the frequency. The stopping potential depends upon the frequency. The stopping potential is, yeah, stopping potential depends upon frequency. नंबर थर्ड लिख लीजिए। Stopping potential of photoelectrons. Stopping potential of photoelectrons gives the measure of kinetic energy. ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि बता स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका फंक्शन होता है? फ्रीक्वेंसी का होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है, या किसी और चीज का होता है? आपको आंसर आपको याद रखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स गिव्स द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नंबर फोर्थ लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ frequency but not intensity. But not intensity. Kinetic energy is a function of frequency but not intensity. ये समझ में आ गया? तो आप ग्राफ को भी कॉपी कीजिए। अब इसमें इसके बाद एक और टर्म आ जाती है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हमने डिफाइन किया था कि इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। तो देखो वो क्या है कि हमने यहां से एक सोर्स लिया है, तो सोर्स मैंने डिफरेंट कलर का लिया है, कभी ग्रीन कलर का, कभी रेड कलर का, कभी ब्लू कलर का, डिफरेंट कलर का हमने लिया है। तो हमने देखा कि जब हमने इस सोर्स पे लाइट डाल दी या इस प्लेट पे हमने लाइट डाल दी, तो जब ये लाइट यहां से आ गई है तो इस लाइट के पास जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लो न्यू के बराबर। अब अगर वो न्यू के बराबर थी तो हमने देखा कि यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो गया, मींस की इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आ गए। अब मैंने इसके बाद ये जो लाइट है
इस लाइट की इंटेंसिटी को मैंने इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जांपल ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी I1 थी, अब इसके बाद मैंने दूसरी लाइट ली है तो इसकी इंटेंसिटी I2 के बराबर थी। जब वो I2 के बराबर थी इसका मतलब है अगर ये 50 वाट का था तो ये 100 वाट का मैंने बना दिया है। अब यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो गया था, मींस इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ गए थे। अब यहां पे जब मैंने ये वाली लाइट इस पे डाल दी है तो मैंने देखा कि ये जो लाइट है इस लाइट से यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले, मींस करंट नहीं चला। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं निकले तो इसका मतलब है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा है। अब मैंने सोचा कि मैंने देखा कि ये वाला जो बल्ब है इसके पास वोल्टेज पावर जो है वो 50 का था, उसके पास 100 का था, तो मैंने कहा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा है। अब मैंने एक्सपेरिमेंट में ही एक और काम किया है, मैंने ये वाला सोर्स और ये वाले जो लाइट है दोनों लाइट को मैंने एक ही सोर्स से लाया है 50 वाट के 50 से। अब ये अगर रेड कलर का था तो ये मैंने लिया है ग्रीन का। मैंने यहां से देखा कि इससे एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और मैंने यहां से देखा कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ग्रीन वाला सोर्स मैंने यूज किया, एक को बाहर निकालने के लिए मैंने रेड का यूज किया। तो मैंने कहा कि ग्रीन और रेड जो है ना ये दोनों की इंटेंसिटी सेम थी मगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं थी। अब रेड के बाद मैंने यहां से रेड से कम वेवलेंथ जिसकी या फ्रीक्वेंसी कम होती है इंफ्रारेड, तो मैंने वो वाली लाइट यहाँ पे लाई। तो जब मैंने वो वाली लाइट डाल दी ना मैंने देखा कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है ना कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इंटेंसिटी की जरूरत होती है या फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, तो फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। क्या हर एक फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? आंसर है नहीं निकलेगा। तो कोई ना कोई ऐसा वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो वैल्यू है ना जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट हो जाता है तो उस वाले वैल्यू को हम नाम क्या देते हैं? उसको हम नाम देते हैं दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वही चीज जो है ना उसको हम कहते हैं दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करने के लिए आपको इंटेंसिटी को बढ़ाना है या फ्रीक्वेंसी को लेना है? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। तो अगर आप सोर्स के पावर को चेंज ना भी करेंगे, अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी जो है ना वही चीज प्लैंक ने कहा ना कि द फ्रीक्वेंसी जो है या जो एनर्जी है, एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब जो एनर्जी मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो एनर्जी मैं इंटेंसिटी से लाऊंगा या फ्रीक्वेंसी से लाऊंगा? फ्रीक्वेंसी से लाऊंगा। तो इसलिए हम कहते हैं ना इज इक्वल टू एच, यानी एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब अगर हम देखेंगे वेव थ्योरी से हम कहते थे कि एनर्जी जो है ना एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एनर्जी जो है ना वो इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं है बल्कि वो इंटेंसिटी के फंक्शन के बजाय किसका फंक्शन है? वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन। तो अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में इलेक्ट्रॉन करंट को बढ़ाना है तो मुझे क्या बढ़ाना है? तो मुझे इंटेंसिटी को बढ़ाना है। अगर मुझे एनर्जी को बढ़ाना है तो मुझे एनर्जी को बढ़ाने के लिए इंटेंसिटी को बढ़ाना है या मुझे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है? तो मुझे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। और बाकी जो इसके बाद है ना फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वो जो इक्वेशंस है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और जो हमने इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अगर आपको याद होगा मैंने वहां पे एक पॉइंट कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और जो बाकी एनर्जी है ना वो एनर्जी किस में यूज होती आती है? दैट एनर्जी इज यूज्ड एज द काइनेटिक एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो ये था हॉलमार्क एंड लियोनार्डोस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमको ये बता दिया है कि जो करंट है या जो लाइट है, लाइट का हम पार्टिकल नेचर लेते हैं। तो जब हमने लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर लिया है तो क्या हमने लाइट के कॉन्सेप्ट में अब हमने एक और चीज डाल दी है दैट इज फोटॉन। तो फोटॉन जो है ना ये पैकेट ऑफ होती है, एनर्जी का पैकेट होती है। तो जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी इस चीज को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन कर दिया है जब हमने लाइट का कौन सा कैरेक्टर लिया है, पार्टिकल कैरेक्टर लिया है। तो यही चीज जो है वो वेव थ्योरी पे क्या पड़ गया है? क्वेश्चन मार्क। और अगर वेव थ्योरी पे वो क्वेश्चन मार्क पड़ गया है तो कुछ फिनोमेना हम एक्सप्लेन करते हैं बाय द वेव थ्योरी, कुछ फिनोमेना सब एक्सप्लेन होते हैं बाय द पार्टिकल कैरेक्टर। तो अब लाइट के पास कौन सा कैरेक्टर है? तो क्या लाइट के पास पार्टिकल है, वेव है? तो इसके बाद इसमें एक हाइपोथेसिस आ रही है।
जिसको हम बोलते हैं de Broglie's हाइपोथेसिस या de Broglie's हाइपोथेसिस, तो वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। और अगर आपको इससे रिलेट कहीं पे भी क्वेश्चन होगा, कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, तो आप वीडियो को पास कर सकते हैं या आप पिछले वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या आपके नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ये चैप्टर जो है ये इजी भी है। मगर एक चीज है मॉडर्न फिजिक्स में, ये हमेशा हम कहते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, ये अगर इतनी बड़ी है तो इतने में जो साइंटिस्ट है वो इसका ये वाला पार्ट जानते हैं, और जो बुक्स वाले लिखते जो है वो इसका इतना वाला पार्ट जानते हैं, और जो पढ़ाते हैं ना वो इसका इतना वाला पार्ट जानते हैं। और अगर पढ़ाने वाले इतना पार्ट जानते हैं तो जो पढ़ने वाले हैं वो क्या जानते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही वास्ट है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, या आपके जो कैलकुलेशंस है कैलकुलेशंस को लेके भी आपसे क्वेश्चन